हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिंट एनालिसिस फॉर 15th मार्च 2022। इसकी जो टेक्स्ट एनालिसिस है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर दिया। अगर आप उसका पार्ट नहीं हो तो आप मेरा लिंक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की हाईलाइट है कि इंडियाज क्रूड ऑयल ट्रेड विद रशिया। तो क्रूड ऑयल ट्रेड रशिया के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो आपको एक बार बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो इंडिया की डिमांड है, ऑयल डिमांड है, उसमें से जो 85% है वो हम बाहर से इंपोर्ट करके जो है अपनी डिमांड फुलफिल करते हैं। तो ये वैसे तो हम काफ़ी जगह से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। बट रशिया में एक कंपनी है रोसोफनेट, जिसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लोएस्ट है। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने जो ऑयल इम्पोर्ट को ऐड करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए हमें रशिया से भी इम्पोर्ट करना जो है हम प्रेफ़र कर रहे हैं इस वक़्त। और अब हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शंस हैं, तो पेमेंट करने में और रिसीव करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि अब जो हमारे शिपमेंट्स थे, जो हम ऑलरेडी रशिया में भेज चुके थे अपना सामान, उसकी पेमेंट्स हमें मिल नहीं रही है। तो एक तो प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें अगर कुछ पे करना है, अगर हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम उनको पे नहीं कर पा रहे रशिया को। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। और ये जो है बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं हम इसको। तो दो कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है उसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड। ये वर्थ करता है $500 मिलियन तक। ठीक है। तो इसको अब लेने में और देने में दोनों तरफ प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के लिए आफ्टर कंसिडरिंग स्विफ्ट सैंक्शन। तो पहला तो ये है कि हम एक इंडियन बैंक जो है रशियन ऑयल पे अपना बैंक सेटअप कर सकता है, और रशियन बैंक इंडियन ऑयल पे अपना बैंक सेटअप कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि वो पेमेंट्स जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंडक्ट कर पाएंगे और अकाउंट्स जो हैं वो सेटल हो पाएंगे बिना स्विफ्ट सैंक्शन के। अब दूसरा क्या है कि हम जो है वहाँ के कुछ लोकल बैंक्स हैं जिनके ऊपर स्विफ्ट सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, तो उनके थ्रू जो है अपनी जो ट्रांजैक्शंस है, जो पेमेंट बाकी है, वो हम अपनी कंट्री में वापस लेके आ सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। तो ये दोनों तो थे हमारे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ये लिखा हुआ है कि स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या है, कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इन पेमेंट चैनल्स को जो है ठीक करना। ये जो डिस्ट्रप्शन हुई है इनको ठीक करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। अगर एक बार की दिक्कत है तो कुछ टेम्परेरी मेजर करके उसको हम संभाल सकते हैं। तो ये स्कोप जो मतलब जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी काफ़ी सारी यहाँ की कंपनीज है जिन्होंने वहाँ के प्रोजेक्ट्स में जो है इन्वेस्ट किया है, रशियन प्रोजेक्ट्स में। और वहाँ की कंपनीज ऐसी काफ़ी सारी है जिन्होंने यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो है हमारा इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसको सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन हेडलाइन पे। गवर्नमेंट प्लान्स रिफॉर्म इन कैपिटल गेन्स टैक्स। तो गवर्नमेंट जो है कुछ रिफॉर्म्स लाना चाह रही है कैपिटल गेन्स टैक्स में, ताकि उसके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ सके। और अभी क्या चल रहा है, अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं वो 10% पे है, जो शॉर्ट टर्म है वो है 15% पे। तो इतना इतना चार्ज होता है टैक्स उन पे। और गवर्नमेंट कह रही है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 25 to 30% है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, कि यहाँ के जो फर्म्स हैं वो काफ़ी लो पे कर रहे हैं 10 to 15%, और वहाँ पे जो है 25 to 30%। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, पीछे हमें ये देखने को मिला था कि जो भी ये सिस्टम बना हुआ है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देख रहे हो, ये एक तो इंडेक्स पे कैलकुलेट हो सकता है और एक और कोई दूसरा तरीका था तो उस पे भी कैलकुलेट हो सकता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट। तो ये दोनों चीज़ हैं। और तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट की फ़िलॉसफ़ी रही है हमेशा से कि जो बिज़नेस टैक्स पे कर रहे हैं, वो जो टैक्स पे कर रहे हैं वो हायर रेट है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं 10 या 15%, वो काफ़ी कम है। तो बिजनेसेस को अगर आप यूजुअली देखोगे तो वो 30% टैक्स जो है वो पे करते हैं, जबकि वो रिस्क ले रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल रिस्क होता है वो भी ले रहे हैं और जॉब क्रिएट भी कर रहे हैं। तो उनका इतना कम, मतलब उनका एलटीसीजी पे इतना कम, और बिजनेस वालों पे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उन पे इतना ज़्यादा क्यों। तो ये जो एक फ़िलॉसफ़ी है गवर्नमेंट की कि भई इनको ज़्यादा पे क्यों करना पड़ रहा है और एलटीसीजी पे कम करना पड़ रहा है। तो अब गवर्नमेंट जो है रिफ़ॉर्म्स लाने की कोशिश करेगी कैपिटल गेन्स टैक्स में। और अब आप देख सकते हो कि ये नीचे तो नहीं ही जाने वाला, ज़्यादा ही होगा।
आज की नेक्स्ट न्यूज़ है सीपीआई इन्फ्लेशन स्टेज अबव आरबीआई टॉलरेंस लेवल इन फेब्रवरी। तो जनवरी में ये 6.01% था, फेब्रवरी में ये बढ़ के 6.07% हो गया है और ये दोनों रेट्स ही जो हैं ये 6% से अबव आ रहे हैं। तो अगर आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ मैं कि नॉर्मली जो है 4% प्रेफर करा जाता है इन्फ्लेशन, बट थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रखने के लिए +-2% देख लिया जाता है, यानी कि 2% से लेके 6% जो है वो लोअर और अपर कैप रहती है रिस्पेक्टिवली। और ये ऑलरेडी उसको पार कर चुका था जनवरी में 6.01% से। अब क्या हो गया है, वो 6.07% और बढ़ गया है और ये इंक्रीज़ किस लिए आया है, क्योंकि फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। और जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज़ ही हुआ है और काफ़ी टाइम से ये डबल डिजिट में चल रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था ये 14% के आसपास था। तो इसके जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस ऑफ एनर्जी वो इंक्रीज़ हो गए हैं, मेटल्स और केमिकल्स के जो है प्राइसेस वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं, इसलिए होलसेल इन्फ्लेशन में भी आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स इन फेब्रवरी ऑन सोअरिंग क्रूड कमोडिटी प्राइसेस। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे थे और उसकी वजह से बाकी कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रहे थे। पर इसके साथ एक एडिशनल चीज़ क्या थी कि क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो रही हैं तो जैसे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं उनको और ज़्यादा डिमांड उनकी ऑयल की तरफ बढ़ रही है। तो इसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमें इम्पोर्ट्स जो है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए ट्रेड डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है फेब्रवरी में। नेक्स्ट इज टाटाज नेम चंद्रशेखरन न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो इससे पहले जो थे मिस्टर आइलकर, उनको अपॉइंट किया गया था, उनको नेम किया गया था कि हमारे न्यू सीईओ रहेंगे एयर इंडिया के, न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। बट वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए और वो वजह ये थी कि उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे और काफ़ी सारी पार्टीज़ ये कह रही थी कि इनके बैकग्राउंड चेक्स जो है वो कंडक्ट करने चाहिए, क्योंकि इनका थोड़ा रिलेशन रह चुका है, ये मेयर भी रह चुके हैं टर्की के किसी पार्ट के। तो उस वजह से इनके क्या मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन रह चुकी है, इनकी बैकग्राउंड में इन्होंने क्या क्या किया हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज होने लग गए थे। बैकग्राउंड चेक्स जो है काफ़ी सारी पार्टीज फोर्स कर रही थी कि इनका टर्की से कुछ लेना देना था, इन्होंने वहाँ पे सर्व किया है तो उन्होंने क्या क्या किया है, तो कहीं ये हमारी कंट्रीज़ को हार्म ना कर जाए, इन्फॉर्मेशन कहीं और ना दे दी जाए। तो उन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इन सिचुएशंस में मैं ज्वाइन नहीं कर सकता एयर इंडिया। तो उन्होंने पहले ही रिज़ाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ऑफर अपना। उसके बाद चंद्रशेखरन जो है वो न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया जो है अब नेम कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक रिमूव्स प्राइसिंग कैप्स फॉर माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स। तो आरबीआई ने रिमूव कर दिए हैं कैप्स जो भी उन्होंने स्मॉल लोन्स के ऊपर लगा रखे थे। तो जो भी स्मॉल लोन्स मिलते थे बाय एनबीएफसी, वो अब उनके ऊपर कोई ऐसे अपर लिमिट नहीं है ऐसी, और वो रिस्क प्रीमियम जो है वो चार्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बोरोवर। नेक्स्ट इज अडानी ग्रुप फैसिलिटेट्स टू टैप पावर फ्रॉम ग्रीन कोस हाइड्रो स्टोरेज। सो अडानी ग्रुप फैसिलिटीज़, तो जो अडानी ग्रुप की अलग अलग जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो अब हाइड्रो पावर का यूज़ करेंगी विच इज़ बीइंग सप्लाइड बाय ग्रीन कोस। तो जो भी ग्रीन कोस का हाइड्रो स्टोरेज है वो यूज़ किया जाएगा बाय अडानी ग्रुप। तो आप ये देख सकते हो कि ये अपने एक तो मूवमेंट है जो कार्बन इमिशन का उसकी तरफ भी मूव कर रही है और अपने आप को एक बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी कंपनी जो है दिखाने की कोशिश भी कर रही है इसकी वजह से। नेक्स्ट इज LIC's IPO व्हेन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। तो ये न्यूज़ काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि LIC IPO तभी लॉन्च होगा जब गवर्नमेंट को एक तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ ये अंडर वैल्यू नहीं जाएगा, इसकी अच्छी वैल्यू हमें मिल जाएगी मार्केट में जाने से, क्योंकि एक यही एक पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट इसको अपना मोनेटाइज कर पाएगी। और अगर इसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है, जैसे अभी 65,000 करोड़ 66,000 करोड़ के आसपास जो है चल रही है, और अगर इससे कम वैल्यूएशन इनको मिली तो ये जो भी इन्होंने प्लान्स बना रखे हैं इस मनी को कहीं और यूटिलाइज करने का, वो हैम्पर हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट एक अच्छी वैल्यू चाहती है LIC के IPO की। और ये ऑलरेडी जो है IRCTC का देख चुकी हैं कि उसके साथ इन्होंने वैल्यूएशन काफ़ी कम पे रखी थी, इसलिए इनको लॉस हुआ था। तो ये सेम चीज़ LIC के साथ नहीं चाहती। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पे वीडियो देखनी है तो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कवर किया है दैट वाई गवर्नमेंट इज़ रिकन्सिडरिंग द डिले। ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस ये हमने देख लिया है। टाटाज नेम चंद्रशेखरन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट इज RIL एक्वायर्स लिथियम वर्क्स फॉर $61 मिलियन। तो RIL जो है, इस न्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि अपना पोर्टफोलियो जो है ग्रीन एनर्जी या क्लीनर एनर्जी की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहा है। RIL ने इससे पहले भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करी है, ये इसकी लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है
जो कि ये जो कंपनी है लिथियम वर्क्स, ये मैन्युफैक्चर करती है कोबाल्ट फ्री लिथियम बैटरी। तो इसलिए, क्योंकि ये एक ग्रीनर टेक्नोलॉजी है, एक क्लीनर एनर्जी प्रोवाइड करेगा सोर्स का, तो इसलिए ये इन्होंने इसमें जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने क्या क्या खरीदा इसमें? द एसेट्स इंक्लूड द एंटायर पेटेंट पोर्टफोलियो। पेटेंट पोर्टफोलियो मतलब वो कैसे जो है अपनी टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्नोलॉजी है कैसे वो मैन्युफैक्चर करती है इन बैटरीज को, वो पेटेंट जो है इन्होंने खरीद लिया है। विद पेटेंट इस कंपनी को खरीद लिया है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चाइना में उसको भी खरीद लिया है, तो मतलब अब उनको चाइना में भी एक्सपैंड करने में आसानी होगी। जो की बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भी इस कंपनी के चल रहे थे वो खरीद लिए हैं। और एम्प्लॉयज़ तो उसमें आते ही हैं कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी में काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब उनके अंडर है। और ये बैटरीज कहाँ कहाँ यूज़ होती है? इन इंडस्ट्रियल, मेडिकल, मरीन, एनर्जी स्टोरेज, कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ, आप इसका स्कोप देखो कि ये कहाँ कहाँ जो है यूज़ की जा सकती है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक बहुत रिस्की बिजनेस में जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है कि जहाँ पे अगर मैन्युफैक्चर हो रही है बैटरीज, तो उनका कंज्यूमर बेस्ड, कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नेक्स्ट इज वेल्सपन टू इन्वेस्ट ₹1,500 करोड़ ऑन वेयर हाउसिंग पार्क्स इन हरियाणा। तो वेल्सपन ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने वाला है ₹1,500 करोड़। तो ये इसमें ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये वेयर हाउसिंग पार्क्स में इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है। तो ये दोबारा हाईलाइट करता है कि कैसे जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है उसको, उसके बूम की वजह से जो लॉजिस्टिक्स है उसको एक फ़ायदा हुआ था। तो लॉजिस्टिक्स की डिमांड भी बढ़ गई थी, तो जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनके वेयर हाउसेस थे, उनको रिटर्न्स काफ़ी हाई मिली। तो एक ये नई कंपनी आई है जो स्पेसिफिकली इतना सारा पैसा जो है वेयर हाउसिंग पार्क्स में डाल रही है। तो ये था एक कोविड इम्पैक्ट जो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है बेनिफिट हुई थी, और उसकी वजह से ये सेक्टर्स जो है अब इनको फंड इनफ्लो देखने को मिल रहा है। पेटीएम इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू पेटीएम्स बैंक डेटा। तो आपको पता है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि पेटीएम के ऊपर ऑडिट्स जो हैं किए जाएंगे, और वो सुपरवाइजरी जो है मेजर्स थे। तो आरबीआई ने हाईलाइट किया कि तुम्हारी ये जो बैंक की इंफॉर्मेशन है ये कहीं तुम शेयर तो नहीं कर रहे चाइना बेस्ड एंटिटीज़ के साथ जो कि तुम्हारी इन्वेस्टर्स हैं। तो चाइना इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं इनके? अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स एंड इट्स एफिलिएट आर्न ग्रुप। तो वो उनको उनका ये कंसर्न था कि कहीं आप अपनी जो इंडियन कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है वो इन चाइनीज़ कंपनीज को तो नहीं दे रहे, क्योंकि वो उनको गलत तरीके से यूटिलाइज करके जो है इंडिया पे, मतलब इंडिया को इम्पैक्ट कर सकती है। तो पेटीएम्स बैंक ने यही कहा है कि नहीं, ऐसी कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो है उनके पास नहीं जा रही और ये बिल्कुल सेफ है। एज एफ आई आई फ्लॉक अवे, डी आई आई सेव द डे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये तो काफ़ी टाइम से आ रही थी, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो पंप इन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी जो है लिक्विडिटी बनी हुई दिख रही है, अदरवाइज मार्केट्स बहुत ज़्यादा डाउन जाती। तो इसमें एक फिगर दी गई है कि 11 मार्च तक डीआईआई जो है वो नेट बायर्स रहे हैं, जिन्होंने परचेज करे हैं स्टॉक्स वर्थ ₹95,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी फिगर हो जाती है। तो ये बस ये देखने आप सोच सकते हो कि ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, आई डोंट नो कि इनका एकदम से कैसे जो है इतना इंटरेस्ट जो है जाग पड़ा, क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी कम है और फियर्स की वजह से इतना इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं रहा था। तो ये डी आई आई एक्चुअल में है कौन? और बट ये बात तो साफ है कि इनकी वजह से स्टॉक मार्केट को एक सेफ्टी नेट मिला हुआ है। नेक्स्ट इज एनएससी प्लान्स टू सेट अप एन एक्सचेंज फॉर स्पॉट गोल्ड। सो स्पॉट गोल्ड क्या है कि ये आपको प्राइसेस बता सकता है एक्चुअली गोल्ड के एट द स्पॉट, कि गोल्ड जो है इस वक्त इतने पे ट्रेड हो रहा है, और इससे पहले ऐसा कोई था नहीं। तो द एक्सचेंज वुड हेल्प ज्वेलर्स, रिटेलर्स, रिफाइनर्स एंड बैंक टू ट्रेड ओवर रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म। तो ये एक प्लेटफॉर्म देंगे कि ये सारे जो है ट्रेड कर पाएंगे ऑन इन दी एक्सचेंज, और कंज्यूमर्स को जो है वो एक पता रहेगा कि अभी गोल्ड का एट द स्पॉट क्या चल रहा है, ऑन द स्पॉट क्या रेट चल रहा है। और एनएसई ने अभी तक ऐसा कोई लेके नहीं आए थे वो, और ये पहला रहेगा। मनी फ्लोज इनटू ग्रीन एनर्जी फंड्स अमिड रशियन फ्यूल बॉयकॉट। तो जैसे जैसे रशियन फ्यूल से बॉयकॉट हो रहा है ड्यू टू यूक्रेन वॉर, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो हैं लोग ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपने अभी भी देखा कि कितने सारी जो हैं कंपनीज भी जो हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रही हैं।
सो शिफ्टिंग टू ग्रीन एनर्जी इज़ फंडामेंटल टू EU क्लाइमेट प्लान्स। तो एक तो EU क्लाइमेट प्लान्स को भी सर्व करती हैं, कार्बन एमिशन ज़ीरो गोल की तरफ जो है उसको फुलफिल कर रही हैं, और जो रशियन फ्यूल बॉयकॉट हुआ है उसको भी ग्रीन एनर्जी जो है किसी न किसी तरीके से, जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन यूनियन की ऑन रशियन फ्यूल, वो भी कम कर रही है। तो इसकी वजह से जो एक प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया है। तो ये हमें देखने को मिला। नेक्स्ट इज चाइनीज स्टॉक्स इन यूएस नोज डाइव। तो क्या हो रहा है कि जैसे यूएस जो है वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि आप भी रशिया के खिलाफ कुछ सैंक्शंस जो है इम्पोज करो, और बेसिकली और चाइना ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि चाइना और रशिया की आपस में काफ़ी बनती है, उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो अब यूएस ने उसको थ्रेट दिया है चाइना को कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो चाइनीज स्टॉक्स हैं जो भी यूएस के एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, हम उनको डीलिस्ट कर देंगे। तो ये एक पावर दिखाने वाली बात होगी कि यूएस का जो पावर है वो अभी भी चाइना के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सैंक्शन डाले रशिया के ऊपर, बट चाइना ऐसा करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज आरबीआई रिमूव्स प्राइसिंग कैप्स, ये हमने देख लिया है। उसके बाद टेंसेंट फेसेस फाइन फॉर फ्लाउटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। तो टेंसेंट ने अभी, इनका कोई केस आया जिसमें इन्होंने ये मनी लॉन्डर कर रहे थे और चाइना ने वो चीज़ पकड़ ली है, तो उसके ऊपर जो है इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और देखा जा रहा है कि और कहीं कहीं तो ऐसी लूप होल्स नहीं है, कहीं और इन्होंने मनी लॉन्डर तो नहीं किया है। और इसके अलावा जो है इन्होंने पहले भी चाइना की काफ़ी सारी टेक कंपनीज हैं, टेंसेंट एक टेक कंपनी है ही, इसके अलावा भी काफ़ी सारी टेक कंपनीज हैं जिनके ऊपर चाइना ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है डाले थे, वो किए थे। और लेट 2020s में हमें ये काफ़ी सारा देखने को मिला। लेट 2020 में मुझे याद है एक ऐप थी डीडी, तो उसके ऊपर हुआ था और काफ़ी सारी कंपनीज थी जो आईपीओ से पहले ही एक तरीके से आईपीओ में या तो लिस्ट होने के बाद क्रैश हो गई थी या पहले ही उनके ऊपर काफ़ी सारी रेगुलेशन लगा दी गई थी, लॉज आ गए थे, केस चलने लग गए थे कि वो रेगुलेशन जो है अपना कंप्लाई नहीं कर रही रेगुलेशंस के साथ। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ दी गई हैं कंपनीज की किन किन के ऊपर फाइन लगाया गया था, तो उसमें से एक थी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स, इतनी बड़ी कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, उनके ऊपर फाइन लगाया गया था। फूड डिलीवरी जायंट मीट्यूआन के ऊपर जो है उनके ऊपर भी फाइन लगाया गया था। तो चाइना इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा, इस मामले में काफ़ी ज़्यादा इनफेमस है कि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनको बढ़ावा नहीं दे पाती। काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से वो ना वो आईपीओज लेके आ पाई और उनके बिजनेस को भी काफ़ी काफ़ी इफेक्ट हुआ उनका बिजनेस। अडानी ग्रुप टू यूटिलाइज पावर फ्रॉम ग्रीन कोस हाइड्रो स्टोरेज, तो ये हमने देख ही लिया है। तो ये जो है केटर करेगी इनकी फैसिलिटीज़, काफ़ी सारी अडानी ग्रुप फैसिलिटीज़ को। और ग्रीन को जो है ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो ऑफ 7.3 गीगावाट एंड इज बिल्डिंग 30 गीगावाट आवर्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये ग्रीन को जो है ये ऑलरेडी कितना अच्छा बिजनेस कर रही है, इससे ये हाईलाइट जो हमें देखने को मिलती है कि उनका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है और वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा कितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करने की सोच रहा है। और जो अडानी ग्रुप जैसी कंपनीज हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रही हैं और नेट कार्बन जीरो एमिशन की तरफ भी बढ़ रही हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ यही है। अगर आपको कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद LIC IPO का लिंक।